नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार। स्वागत है आपका परीक्षा पाथवे के ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और 25 अगस्त तक चलेगा। तो हम अपने इस एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर, इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर साइंस का मैराथन क्लास लेने। साइंस के सभी सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहेंगे। मैराथन की क्लास में प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन के साथ-साथ उसके ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूँगा और आपको मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो आपको भली-भाँति समझ में आ जाएगा और यह एग्ज़ाम में आपका बहुत ही मदद करेगा। आज मैं 10 प्रश्नों का मैराथन लूँगा। सभी 10 प्रश्न सिर्फ़ फिज़िक्स से हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच में क्या संबंध है? According to the Newton's second law, what is the relation between force, mass and acceleration? तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है F इक्वल टू एम बाई ए। दूसरा ऑप्शन है F इक्वल टू एम इंटू ए। तीसरा ऑप्शन है F इक्वल टू एम प्लस ए। चौथा ऑप्शन है F इक्वल एम स्क्वायर। तो इसका तो हम सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए। F किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन के। ठीक है? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम जान लेते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम। तो न्यूटन के गति के पहला नियम क्या परिभाषित करता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स अप्लाई ना हो। ऐसे ही जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, बाह्य फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है? न्यूटन के गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ओके? लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, न्यूटन के गति के पहले नियम के कुछ उदाहरण एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। अगर कोई बस चल रही है और अचानक से रुक जाए, तो जो यात्री उसके अंदर बैठे रहते हैं, वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। यह लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्ज़ाम्पल है। या कोई कार है, वह विरामावस्था में है और अचानक से स्टार्ट हो जाए, तो जो यात्री उसके अंदर बैठा हुआ है, वह पीछे की ओर झुक जाता है। यह भी लॉ ऑफ इनर्शिया का प्रमुख एग्ज़ाम्पल है। पेड़ को हिलाने पर उसके फलों और पत्तियों का गिर जाना भी लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्ज़ाम्पल है या न्यूटन की गति के प्रथम नियम का प्रमुख उदाहरण। ठीक है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या परिभाषित करता है कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु में जो मोमेंटम होता है या चेंज इन मोमेंटम होता है या परिवर्तन, जो किसी भी वस्तु में मोमेंटम संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाहरी बल के समानुपाती हो। मतलब दूसरा नियम मैंने क्या बोला? जो संवेग है मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? और यही गति के दूसरे नियम को पालन करता है। तो गति का दूसरा नियम F इक्वल टू एम ए से संबंधित है। ठीक है? अच्छा, इसका कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। कोई भी खिलाड़ी, अगर आप बैट बॉल खेले होंगे या क्रिकेट खेले होंगे, क्रिकेट खेलते वक़्त आपने कैच लपका होगा।
कैच किया होगा, बॉल को कैच किया होगा। तो जब बॉल आती है तो हम हाथों को पीछे ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? ताकि हाथ पर बल कम लगे, किसका? गेंद का, और चोट ना लगे। ठीक है? तो यह प्रमुख उदाहरण है न्यूटन के गति के नियम का। अच्छा, दूसरा एग्ज़ाम्पल एक हम ले लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा लॉन्ग जंप, जो लंबी कूद या ऊँची कूद होती है, उसके नीचे गद्दा या रेत लगाया जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो गति है, जो गति जिस गति से हम ऊपर से नीचे आएँगे, उसके कारण हमें चोट ना लगे या बल कम लगे। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी इक्वल रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके? यानी जब एक एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसका प्रमुख एग्ज़ाम्पल है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका देना। रिकॉइल जब होता है, ठीक है? आपने रिकॉइल टर्म सुना होगा। तो जब कोई बंदूक है, गोली चला रहा है, तो बंदूक द्वारा पीछे की ओर झटका देना, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। या कोई भी नाविक है, या कोई भी नाव में बैठा होगा, आप सभी नाव में बैठे होंगे। तो नाव में बैठते वक़्त आपने ध्यान दिया होगा कि जब नाव पे आप, जैसे अब नाव थोड़ा दूर है, तो आप उसके ऊपर कूदते हैं। तो नाव के एक छोर पे कूदते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप छोर पे कूदेंगे, वह नाव पीछे की ओर गति कर जाता है। तो यह भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम को पालन करता है। और रॉकेट का हवा में उड़ना, ठीक है? ये भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम को पालन करता है। ठीक है? तो मैंने क्या-क्या बोला कि बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। तो हम थोड़ा-सा कुछ लिख लेते हैं कि जो बल की परिभाषा होती है, वह न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। ठीक है? F इक्वल टू ma। ये क्या है? गति के दूसरे नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। लिख देता हूँ डायरेक्ट, न्यूटन के, ठीक। तो मोमेंटम का मैंने ज़िक्र किया है। मोमेंटम, जिसे संवेग कहते हैं। ये क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला होता है E इक्वल टू mv, और एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड। ओके? लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के प्रथम लॉ से संबंधित है। आपने
अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अगर कोई वस्तु है, मतलब 2 वस्तु है, एक वस्तु 5 केजी का है, दूसरा वस्तु 4 केजी का है, तो किसका लॉ ऑफ इनर्शिया अधिक हो? तो लॉ ऑफ इनर्शिया अधिक उसी का होगा जिसका द्रव्यमान अधिक, जिसका मास अधिक, ठीक है? तो 5 केजी का जो द्रव्यमान जो वस्तु रहेगा, वो उसका लॉ ऑफ इनर्शिया अधिक रहेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में मैंने क्या बोला? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, इसमें क्या होगा? इसका मास अधिक रहेगा। का इनर्शिया भी अधिक। ठीक है? सिंपल सा याद रखिए। ठीक, पढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या था? F इक्वल टू ma के अनुसार क्या होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, अर्थात F इक्वल टू m का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है? केजी मीटर पर सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यम द्रव्यमान की वस्तु जब v वेग से गतिमान होती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होगा? ठीक है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी? ठीक, तो इसका एग्जांपल दिया हुआ, सॉरी इसका ऑप्शन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बराबर मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी बराबर मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसका एक आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, तो हम इसको थोड़ा डीप में जानते हैं कि क्या होता है ऊर्जा। दो ऊर्जा के दो टाइप होते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है? देखो, मेरी बातों को बस सुनते रहना, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से उसको पढ़ लीजिए। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए। देखो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, क्या होती है कार्य करने की क्षमता? ओके, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई मात्रक, जूल। ठीक है? या कैलोरी। ठीक है? अच्छा, डायमेंशन फार्मूला भी कई बार पूछता है, तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? एम एल स्क्वायर ई के पावर -2। ठीक है? क्या बोलते हैं? डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। ओके, और ये कैसा सदिश है कि अदिश? जो ऊर्जा होता है वो कैसा होता है? अदिश राशि। ठीक है? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है?
ऊर्जा के 2 टाइप होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा, ठीक? इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के गति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है? गतिज ऊर्जा को अच्छा यहीं पे लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इसी को गतिज गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर जैसा कि दिया हुआ है ऑप्शन में, सब ठीक है? अच्छा, एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? चलती हुई कार, बहता हुआ पानी, बंदूक से निकली गोली, ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा के एग्ज़ाम्पल। दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा, ठीक? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई वस्तु होता है, उसके स्थिति, आकृति, आकार में जब परिवर्तन होता है, ठीक है? तो उस परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पी लिखते हैं, इसका फ़ॉर्मूला होता है एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था? स्थितिज ऊर्जा के लिए जब कोई वस्तु होती है, उसकी स्थिति, आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न या स्टोर होती है, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? तो इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हुए? एग्ज़ाम्पल्स लाइक एज़ अगर तनी हुई धनुष की डोरी, क्या है? अब उसके अंदर क्या है? उसका शेप चेंज हुआ है, मतलब वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब कि उसको खींचेंगे तो वो उतना ही फ़ोर्स उस पे लगाएगा, मतलब वहाँ पे वो एनर्जी स्टोर है, जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, तुरंत जो तीर है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है? आपने देखा होगा बाँध पे पानी रुका रहता है, तो उस जो पा पा जो बाँध होता है, बाँध की दीवार पर पानी के रुके होने के कारण बहुत अधिक बल लगता है, तो वो भी किसका एग्ज़ाम्पल है? स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है? ये दोनों एग्ज़ाम्पल आप याद रखिएगा। मैंने क्या-क्या बोला? तनी हुई धनुष की डोरी और डे जो बाँध होता है या डेक होता है, ठीक? उस पे रुका हुआ पानी, ठीक है? तीसरा होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं इसे। यह होता है अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में योग कर दें, जोड़ दें, तो वो हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? फिर रासायनिक ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है, ओके? विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है, ठीक? रासायनिक ऊर्जा भोजन, बैटरी और ईंधन में जो संचित ऊर्जा होती है, स्टोर ऊर्जा होती है, ठीक? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रकाश और ऊष्मा का नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन या विखंडन, न्यूक्लियर फिजन से प्राप्त ऊर्जा। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इसके लिए लिख लेते हैं या सुन लीजिए आप, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक? अच्छा, थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला होता है क्या? हाफ एमवी स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर वेलोसिटी को हम जो इसमें अच्छा हाँ, वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए, कितना? 2 गुना, 4 गुना, आधा, तो उससे काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो दोगुना हम करते हैं, इसका मतलब अगर हम
यहाँ पे पहले वी स्क्वायर था, अब मतलब 2v स्क्वायर हो जाएगा टोटल। क्या आ जाएगा? 4v स्क्वायर। मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ जा रही है। इसके केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 4 गुना बढ़ेगी। 4 गुना इंक्रीज होगा। ठीक है? ऐसे ही 4 गुना पे 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। ऐसे ही आधा होगा तो क्या हो जाएगा? हाफ वी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 1/4 वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी का बटा 4 हो जाएगा। ठीक है? क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। वो क्वार्टर पीने वाला नहीं। ठीक है? अच्छा, गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, और मोमेंटम, इनके बीच एक संबंध होता है। क्या? कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह ई स्क्वायर अपॉन 2m। ये कहाँ से आई? देख लेते हैं कहाँ से आया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एंड टी इक्वल टू होता है क्या? एम इंटू वी। वी होता है। अगर मुझे, अगर मैं एम की वैल्यू, वी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है? वी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो क्या हो जाएगा? पी बाई एम हो जाएगा। जैसे ही मैं पी बाई एम रखूँगा तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एम इंटू पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एम एम से कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? हाफ पी स्क्वायर बाई एम। ये मैंने लिखा हुआ है, पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है? हाँ। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मोमेंटम को हम दोगुना करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सम। तो कहेगा मोमेंटम पी वेग दोगुना हो रहा है या 4 गुना हो रहा है या आधा हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे 2 गुना रखेंगे मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है? 4 गुना। ऐसे ही 4 गुना रहेगा तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। आधा रहेगा तो क्वार्टर हो जाएगा, सिंपल सा। 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक। अब देखो बढ़ते हैं। अच्छा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कई बार पूछा हुआ है। क्या? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट पर घंटा। किलोवाट पर आवर नहीं, पर आवर सॉरी, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। ठीक है? तब केजी सॉरी, किलोवाट। ठीक है? या यूनिट, इसी को किलोवाट आवर
1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। जैसे हम आपने बिजली का खपत किया तो हम उसको क्या बोलते हैं? 1 यूनिट खपत, 2 यूनिट खपत किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे, ठीक है? अगर 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ? हम 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या हुआ? 1 किलोवाट आवर, ठीक है? और 1 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं हम? 3.6 टू 10 के पावर 6, ठीक है? ठीक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ठीक है? अगर 1 किलोवाट 1 घंटे में खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम 1 यूनिट बिजली खत्म कर रहे हैं। 1 यूनिट बिजली को का मतलब हुआ कि आप 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल एनर्जी को आप खपत कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, आपने देखा होगा सूर्य का चमकना, तारों का चमकना क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है? जिसमें हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं, वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, ठीक है? तो जो सूर्य का चमकना होता है या जो सूर्य के हमें जो सूर्य का ऊर्जा मिलता है, हाँ, प्रकाश प्रकाश की ऊर्जा से हम क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। अब प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, ठीक? तो प्रकाश क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सूर्य के अंदर बहुत अधिक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम, ठीक है? अब परमाणु बम का सिद्धांत पे मैंने क्या बोला था? अभी अच्छा, मैंने नाम लिया था ना, हाँ। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है? हम नाभिकीय विखंडन और न्यूक्लियर फिजन अभी आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका देखिए ये सॉल्यूशन था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इन क्या हुआ है? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, जिसका मान काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए, मतलब वेलोसिटी को दुगुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी possessed by a body due to its motion is half mv square. Doubling velocity quadruples the kinetic energy. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की सतह पर मानक गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस? तो इसका तो सभी लोग जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक? कभी-कभी हम 10 मीटर पर सेकंड सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कभी-कभी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इसका आंसर तो 9.8 मीटर पर सेकंड तो थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी और ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है? तो देखो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल में। आप उस पीडीएफ को एक बार बस रिवाइज़ कर लीजिएगा, बाकी आप बस सुनिए, सुनेंगे तो आप अधिक याद कर पाएँगे, ठीक है? जब उसको पढ़ेंगे तुरंत आपके दिमाग में रिकैप होता रहेगा, ठीक? तो देखो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ग्रेविटेशन, तब ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो अभी इसी में पढ़ेंगे। तो देखो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किन्हीं 2 वस्तुओं या पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, आकर्षण बल को। कोई 2 वस्तु है, उनके बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है अगर, तो उनको क्या बोलेंगे हम? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है? कि अगर एक पिंड दूसरे पिंड को के ऊपर आकर्षण बल से आकर्षित करता है, एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षण बल से आकर्षित करता है, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल समानुपाती होता है। इसके किस आकर्षण बल के
तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई एक पिंड है, दूसरे पिंड पर आकर्षण बल के कारण आकर्षित करता है, तो जो वह आकर्षण बल है, वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है? बराबर नहीं, समानुपाती होगा। मैं गलत डिक्टेट कर दिया, ठीक। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर एक पिंड है और दूसरा पिंड है, पहला पिंड और दूसरा पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो वहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, और जो ये आकर्षण बल है, यह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है? जो F है, वह क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होगा, और जो F है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों पिंडों के बीच के दूरी का वर्ग। ठीक है? तो इसको कंबाइंडली हम क्या लिखते हैं? F इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इन m2 आर स्क्वायर। अब जब यह प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? तो इसके कुछ उदाहरण तो आप जानते ही हैं। पृथ्वी का चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित, पेड़ पेड़ के सेब का गिरना, किस पृथ्वी पर गिरना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, ये सब किसके? गुरुत्वीय त्वरण या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? देखते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु पर उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मैंने क्या बोला? कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण को क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास आई आर स्क्वायर। ठीक है? जो ये आर होता है, वह पृथ्वी की त्रिज्या होती है। इसकी रेडियस ऑफ द अर्थ। मास क्या है? मास ऑफ द अर्थ। जी क्या है? सावित्री जानते हैं, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर, पता ही होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो अपने वो गुरुत्वीय त्वरण का उस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु त्वरित हो जाती है। ठीक है? त्वरण में पा जाती है, और उसके बाद वो नीचे आ जाती है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। ठीक। और कैपिटल जी क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के स्क्वायर। ठीक है? ई का मान क्या होता है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है? जी का मान पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? 9.8 मीटर पर। ठीक। हाँ, परीक्षा के लिए याद रखिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कई जगह ध्रुवों पर कम है। ठीक है? तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम होने के कारण वहाँ पे जी का मान अधिकतम है। तो जहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी, वहाँ पे जी का मान अधिकतम होगा। ठीक है? तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है। ठीक है? और इक्वेटर पे पृथ्वी का त्रिज्या बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक होने के कारण
का मान न्यूनतम होगा, कम होगा। पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 होगा। और जब जी का मान 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का भार जो शून्य हो जाता है। वस्तु का भार नॉट वजन, द्रव्यमान नहीं, भार। ठीक है, वेट। अच्छा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, और अंदर भी जाने पर जी का मान घटता है। हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं और पृथ्वी की सतह से नीचे जा रहे हैं, तो जी का मान घटेगा। ठीक है। द्रव्यमान और भार में, मैंने बोला द्रव्यमान और भार में संबंध होता है। द्रव्यमान बराबर होता है, सॉरी, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। तो अगर डब्ल्यू वेट, ये क्या है, भार है, बराबर एम इंटू जी होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्रव्य जी को आप जानते हैं, जैसे पृथ्वी तरल है। इसका थोड़ा सा देख रहे हैं, सोल्यूशन क्या था। पृथ्वी की सतह पर मानक मानक गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है, 9.8 मीटर सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ पृथ्वी की सतह पर जी का मान, औसत मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो जी का मान घटा जाएगा। ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर ऑपरेट्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट। पहला ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का विवर्तन, चौथा है प्रकाश का ध्रुवीकरण। ठीक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, क्या होता है प्रकाश प्रकीर्णन। जब कोई जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से आती है जहाँ पे ध्रुव के कण हो या वायु कण हो, और वो जो कण है या वायु कणी अणु है, वो प्रकाश की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य के आकार के होते हैं अगर, तो जो प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला, जब प्रकाश ऐसे माध्यम से आता है जहाँ पे दूर के कण हो या वायु के अणु हो, और ये दूर के कण या वायु के अणु अगर प्रकाश के वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य के बराबर हो, तो जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल जाता है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स आपने देखा होगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। दूसरा आप देखा होगा आपने, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना। ठीक है, खतरे का सिग्नल लाल होना क्यों होता है, क्यों, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो बादलों का रंग सफेद क्यों होता है, कि बादल बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होते हैं क्यों, कि उसमें पानी की बूंदें होती हैं, धूल के कण होते हैं। ठीक, तो वहां पे सभी रंगों का, प्रकाश का समान रूप से प्रकीर्णन हो, कि वो, अब जब सभी रंग आपस में मिलेंगे तो वो सफेद रंग। ठीक है, दूसरा है, एक बात और, जो अंतरिक्ष में अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री है, अगर ऊपर से देख रहा है तो उसे आकाश काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है और वहां पे कोई प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। तो आप क्वेश्चन अगर आएगा, मान लीजिए कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा आकाश में देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, आप ऑप्शन दे देगा स्टेटमेंट वाइज, तो आप उसमें बस एक ऑप्शन खोजिएगा जिसमें लिखा कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे क्या नहीं हो पाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण आकाश काला दिखाई। दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होता है,
इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम, डेंसर मीडियम से विरल माध्यम, रेयर मीडियम में आती है, तो आपतन कोण जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसका मान क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश विरल माध्यम के बजाय जाने के वो वापस उसी माध्यम में लौट आता है। तब जैसे इसमें क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर मान लीजिए यह पाइप है, तो प्रकाश गया, टकराया, टकराया, ठीक है? तो ये क्या होता है फिर वापस आया, फिर ऐसे ऐसे, ठीक? यही होता है। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, डेंसर मीडियम से सरल माध्यम, रेयर मीडियम में आती है, अब तो उसका आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश विरल माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस आता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो हीरा अधिक चमकता है, जो हीरा जो होता है वो अधिक चमकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, वहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है? अगर परख नदी है, पानी में रखा हुआ है, तो वो चमकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक? अच्छा, इस एक एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है, यह अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि रेगिस्तान में मरीचिका, मैरिज इन डेजर्ट का बनना, ठीक है? ऐसा लगेगा कि अ, वहाँ पे पानी है, तो वह किसके कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है? अब क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा ही होगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ठीक? आपने डिफ्लेक्शन तो पढ़ा ही होगा। तो जो सीडी होता है, डीवीडी आपने देखा होगा, उसके सतह पर आप देखते हैं, तो वहाँ पे इंद्रधनुष जैसा रंग दिखाई देता है। वो प्रकाश का विवर्तन या डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, ठीक है? अब जलती हुई मोमबत्ती रहती है, अगर जलती हुई मोमबत्ती को अगर कोई रेशमी कपड़ा है, उसमें थोड़ा बहुत छिद्र है, वो उस छिद्र से देखने का प्रयास करेंगे, तो उसपे चमकीले धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो सामान्य प्रकाश तरंगें सभी दिशाओं में कंपन करती हैं। आपने पता ही होगा, जो प्रकाश के तरंग होते हैं, वो सभी दिशाओं में कंपन करती हैं। जब प्रकाश के तरंगों के कंपनों को केवल एक निश्चित तल पे, एक प्लेन पर ला दिया जाता है या सीमित कर दिया जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ लाइट, मैंने क्या बोला कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, वो सभी दिशाओं में कंपन करती हैं, ठीक? जब प्रकाश के तरंगों को एक प्लेन पर, एक जगह पे लाकर सीमित कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, जो पोलराइज़्ड चश्मे होते हैं, ठीक है? जैसे आप कभी-कभी सन को अगर डायरेक्टली देखेंगे, सूर्य को डायरेक्टली देखेंगे, आपकी आँखें क्या होगी? चौंधियाने लगेंगी। तो वहाँ पे पोलराइज़्ड चश्मे यूज़ होते हैं। पोलराइज़्ड चश्मे क्या होगा? आप देखेंगे, तो वो क्या करेगा? जो उसके तरंग है, उसको सिर्फ़ एक जगह पे पोलराइज़्ड कर देगा, ठीक है? जो आधुनिक एलसीडी होती है, उसमें भी पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूज़ होता है। जो 3D मूवी होती है, उसमें भी पोलराइजेशन ऑफ लाइट वाले चश्मे यूज़ होते हैं, ठीक है? पोलराइज़्ड चश्मे यूज़ होते हैं, ठीक है? चलिए, इसका थोड़ा देख लेते हैं क्या था आंसर? हाँ, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन था। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें प्रकाश का ऊर्जा बिना लॉस हुए सिग्नल दूर तक पहुँचाता है। कम्युनिकेशन में हाँ, क्या यूज़ होता है? अ, ऑप्टिकल फाइबर और किस सिद्धांत का करता है ये? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में जो प्रकाश ऊर्जा है वह बिना लॉस हुए बहुत ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे ट्रेवल करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें है कि ओम का नियम का सही गणितीय समीकरण कौन सा है? तो इसका तो सिंपल सा V इक्वल टू आई आर, जानते ही हैं। तो कुछ हम टर्म जान जाते हैं कि देखिए, जो आई इक्वल टू आई मतलब क्या होता है? बताओ? धारा, विद्युत धारा।
आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, आवेश बटे समय। ठीक है, जो आवेश होता है वह एन इंटू ई होता है। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बी इक्वल टू वर्क इंटू वर्क बाई क्यू। एक कूलम के चार्ज के कारण कितना वर्क हो रहा है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक कूलम आवेश के कारण कितना वर्क हो रहा है इसे हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओम का नियम, ओम्स लॉ पढ़ा ही होगा, पढ़ाई आपने। ठीक, इक्वल टू आई आर, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ठीक है, रजिस्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी जान लीजिए आप कि रो इंटू एल बाई, यह लेंथ, यह एरिया, ये कांस्टेंट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधिता। ठीक है, प्रतिरोधकता मतलब रजिस्टिविटी, तो क्या को रजिस्टिविटी बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोधक प्रतिरोधकता, प्रतिरोध प्रतिरोधकता। ठीक है, तो अगर मैं प्रतिरोधकता का अगर मैं रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, अच्छा, जो प्रतिरोधकता होता है वो पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल और तापमान पर निर्भर करती है, ना कि इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब उस पदार्थ का क्या प्रकृति है और टेम्परेचर है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी प्रतिरोधकता। और कॉम्बिनेशन और रजिस्टर्स में अगर कोई भी मतलब जैसे जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो वहाँ पे आई मतलब जो धारा होता है वो सभी रजिस्टर पे समान होगी। ठीक है, सभी रजिस्टर पे धारा समान रहेगी, लेकिन पैरेलल में सभी रजिस्टर्स पे क्या समान होगी, विभवांतर पोटेंशियल। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा, सभी इक्वल होगा। एंड पैरेलल में ही पावर इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई, और ये आई स्क्वायर आर, और क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई, इसको क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हीट, उष्मा। ठीक है, उसमें चलो उसमें ऊर्जा लिख देता हूँ, एच इक्वल क्या हो जाएगा, वी इंटू आई इंटू कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं 1 यूनिट या 1 सेकेंड में, इसे क्या बोलेंगे हम, मतलब अब जूल अच्छा उत्पन्न उसमें ऊर्जा क्या होता है, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट हीट जनरेटेड, हीट एनर्जी जनरेटेड, एच इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इंटू करेंट इंटू टाइम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा वह किसके बराबर होती है, विद्युत ऊर्जा को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर इंटू टाइम के बराबर, पावर इंटू मतलब देखो
अच्छा, आप याद रखिएगा जो अमीटर होता है, वो हमेशा श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है? अमीटर श्रेणी क्रम में होता है और वोल्ट मीटर में होता है समांतर क्रम। लिख दे रहा हूँ, मीटर सीरीज में रहेगा और वोल्ट मीटर पैरेलल में, ठीक है? चलिए इसका क्या था, क्या हुआ, इक्वल टू आई आर। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर चालक के सिरों का विभवांतर उसके प्रभावी धारा के समानुपाती इज आई, इसके कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है? जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वी पाई इंटू आर होता है। जब ग्राफ बनता है इसका ई और आई का, तो आर इसका क्या होता है, तब पढ़ा होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई तो वी हो गया, आई और आई एक्स हो गया, सी कांस्टेंट हो गया, एम स्लोप हो गया, तो यह आर क्या होता है, स्लोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्वनि की चाल निम्नलिखित में किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है सॉलिड में, फिर सॉलिड में सबसे अधिक होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी और वैक्यूम में नहीं होगा। वैक्यूम में कुछ नहीं होगा, वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड नहीं, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने यहाँ पे देखा ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, इनकी चार ठोसों सबसे अधिक, द्रव में उससे कम, गैसों सबसे, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। निर्वात में ध्वनि तब जो वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल ही नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान कितना होता है, ठीक? तो देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को निकालने से पहले हम कुछ एक फार्मूला होता है उसको याद कर लेते हैं। क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इन केल्विन लिख रहे हैं, अगर टेम्परेचर इन केल्विन, तो वह टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के प्लस 273.15 के इक्वल होता है, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य तापमान जो डिग्री केल्विन होता है, 0 केल्विन होता है। तो अगर मैं 0 केल्विन लिख दूंगा यहाँ पे, तो टी फोटो क्या जाएगा, 273.5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँगा तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगी, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक? इसका आंसर तो याद रखिएगा कि सेल्सियस पैमाने पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, -273.15 डिग्री से केल्विन पे, तो एंड फ़ारेनहाइट पे -4597। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्या था, व्याख्या दिया हुआ है कि परम शून्य तापमान वह न्यूनतम सैद्धांतिक तापमान है जिस पर आणविक गति समाप्त हो जाती है। यहाँ पे जो मोशन होता है, न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर मोशन होता है, वो एकदम ही स्लो हो जाती है,
या 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि वाहनों में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, बॉयल का नियम। पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ। तो देखो पास्कल का नियम क्या होता है, किसी बंद बर्तन में रखे द्रव या गैस के किसी भी भाग पर डाले जाने वाले दाब को बिना किसी कमी के सभी दिशाओं में समान रूप से, और किसी बंद कोई बंद बर्तन है उसमें द्रव है या गैस है, अगर हम उस पर दाब डालेंगे, ठीक है, तो वो उस दाब के कारण उस सभी दिशाओं में समान रूप से ट्रांसमिट होता है, संचारित होता है। ठीक है, तब अगर ये उत्तर है, यहाँ पे हम प्रेशर डाल रहे हैं इससे, तो इसके प्रेशर के कारण, दाब के कारण ये इधर 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 समान रूप से यह ट्रांसमिट होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स है हाइड्रोलिक का ब्रेक, ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है ये पास्कल के नियम पे कार्य करता है। इसके नियम पे, पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि भारी वाहनों को उठाया जाता है। ठीक है, अच्छा, पास्कल के नियम में याद रखने वाली बात यह है, यह हमेशा बंद बर्तनों में रखे गए द्रवों पर लागू होता है। बंद बर्तन में रखे गए द्रव पे लागू होता है। ठीक है, इतना याद रखिए। और दूसरा आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि जब किसी वस्तु की किसी तरल फ्लूइड में आंशिक या जब किसी वस्तु को किसी तरल मतलब लिक्विड या फ्लूइड में आंशिक या पूरी तरह से डुबाया जाता है, तो वह ऊपर की ओर एक बल लगाता है। ठीक है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। वह बल होता है, वह उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो मैंने क्या बोला कि वो जब कोई वस्तु है वह किसी तरल तब लिक्विड या फ्लूइड के ऊपर डुबाया जाता है या फ्लूइड में डुबाया जाता है या उसके ऊपर रखा जाता है, तो उस वस्तु के कारण जो बल लगता है फ्लूइड पे, ठीक है, तो वह बल किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, और इसी को बायोंसी या वस्तुओं का तैरना भी ये फिनोमेना निर्धारित करता है, बायोंसी को या फ्लोटिंग ऑफ बॉडीज। जैसे पानी का जहाज में तैरना, पनडुब्बी का पानी के ऊपर जाना, नीचे जाना। ठीक है, शुद्धता के लिए लेक्टोमीटर का यूज करना, सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत के एग्जाम्पल। तीसरा है बर्नौली का सिद्धांत। तो इसका कुछ एग्जाम्पल जान जाइए कि बर्नौली सिद्धांत का, क्योंकि एग्जाम्पल से पूछता है। ठीक, तो बर्नौली सिद्धांत का हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन ऐसे होता है जैसे ताकि बर्नौली सिद्धांत पे जो हवाई जहाज के पंखों डिजाइन होता है, वो बर्नौली के सिद्धांत पर ही बना हुआ है, ताकि उसे लिफ्ट करना आसान हो। तेज आंधी होती है या तूफान आता है, तो जो छतों की चद्दर होती है या टीन होती है, वो उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यह बर्नौली सिद्धांत के कारण, ठीक है, हवा उसको देता है। अच्छा, चौथा क्या है, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है, स्थिर तापमान पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके आयतन के व्यत्क्रमानुपाती हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तब क्या बोला कि अगर जो स्थिर तापमान कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का प्रेशर, ठीक, उसके आयतन वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या लिख सकते हैं, पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, बॉयल का नियम का एग्जाम्पल, जब
हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, ठीक? तो उसका आकार और दाब में परिवर्तन हो जाता है। जब सिरिंज का पिस्टन अंदर खींचने पे क्या होता है, उसका आयतन बढ़ना होता है और दाब कम हो जाता है। तब जब पिस्टन को खींचते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है, ठीक है? देख लेते हैं क्या था। वाहनों में इस्तेमाल होने वाला हाइड्रोलिक ब्रेक किस काम करते हैं, पास्कल के नियम पे। पास्कल के नियम बोला कि पास्कल का नियम का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से दो प्राइम एग्जांपल इसके हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं, पास्कल के नियम पे। इसके सिद्धांत पर अगर कोई नाव तैर रही है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत में मैंने बताया, बॉयल के सिद्धांत में मैंने, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें से पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? विच आर द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? पहला है न्यूटन, दूसरा है पास्कल, तीसरा है जूल और चौथा है वाट। न्यूटन होगा, पास्कल होगा, जूल होगा, वाट होगा? तो देखते हैं न्यूटन किसका होता है। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का, बल का। पास्कल किसका होता है? बताओ बताओ। तो प्रेशर का ही होता है, दाब का। जूल किसका होता है? एनर्जी का। वाट किसका होता है? क्या होता है वाट किसका होता है? ठीक है, पावर का। ठीक, ठीक। इसका आंसर तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। जो जूल हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्या है व्याख्या कि दाब का एसआई इकाई निम्नलिखित कौन सा है? तो वो पास्कल होता है। और इसका व्याख्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अच्छा कुछ इसके और चीज़ जान लेते हैं। अच्छा, जो ये फोर्स फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। सॉरी सॉरी, है मैं क्या है? न्यूटन होता है। न्यूटन, एक न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक। यह डाइन क्या होता है? सीजीएस पद्धति में, ठीक है। बाकी वायुमंडलीय दाब के लिए हम बार का यूज करते हैं या टार का यूज करते हैं? वायुमंडलीय बार या टार, ठीक है। एक बार बराबर क्या होता है? 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल को हम और लिख सकते हैं, पास्कल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस पद्धति में जूल का क्या होता है? सीजीएस पद्धति में जूल का क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे।
बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं 20 क्वेश्चन मैथ सॉरी 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी का मैं मैराथन लूँगा। मैं एक-एक चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, और मैं इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा। जब आप उस नोट्स को दोबारा पढ़ लेंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का, वह उसमें एक भी जनरल साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी चैप्टर का मैं आधा सिलेबस खत्म, ठीक है? चलिए, क्या सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हिच प्रोसेस इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड स्टार्स? अभी मैंने बताया था कि सन एंड स्टार्स में जो मुख्य स्रोत है, वो किस कारण होता है? न्यूक्लियर कारण होता है, न्यूक्लियर क्या होता है? अभी मैंने बताया था, याद नहीं रहता? न्यूक्लियर फ्यूजन कारण होता है, ठीक है? न्यूक्लियर फ्यूजन कारण होता है। तो अभी हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, केमिकल कम्बस्शन क्या होता है, रेडियो एक्टिव क्या होता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रास रासायनिक दहन, रेडियोधर्मी क्षय। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि यह एक नाभिकीय क्रिया है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें एक भारी नाभिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है? न्यूक्लियर फिजन विखंडन में क्या होता है, अलग-अलग होना, मतलब एक भारी जो नाभिक होता है, एक भारी नाभिक 2 अलग-अलग, 2 या 2 से अधिक अलग-अलग नाभिक में बिखर जाता है या टूट जाता है। मतलब आपने सुना होगा कि यूरेनियम 235, 233 और कुछ और देता है, हीलियम, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक भारी, हाँ, एक भारी न्यूक्लियर 2 या 2 से अधिक कम भारी या हल्के नाविकों में टूट जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा और न्यूट्रॉन को मुक्त करता है, ठीक है? परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। मतलब न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर ही परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं। दूसरा है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक? तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक वाले, हाँ, हल्के नाभिक, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक? और उस भारी मात्रा, और जब ये निर्माण करते हैं तो वहाँ उस समय ऊष्मा बहुत भारी मात्रा में उत्पन्न होती है, प्रकाश का ऊर्जा भी बहुत भारी मात्रा में उत्पन्न होती है। तो सूर्य और तारों का मुख्य स्रोत क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन एंड स्टार। जो हाइड्रोजन जो होते हैं, ठीक है? जो हाइड्रोजन होते हैं, हल्का हल्का नाभिक है इसके पास, ये 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं, ठीक है? ओके? तो हाइड्रोजन बम और सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड स्टार्स में क्या-क्या होता है? सूर्य और तारों का मुख्य ऊर्जा का स्रोत, और हाइड्रोजन बम में किस प्रक्रिया का यूज़ होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का, नाभिकीय संलयन का, ठीक है? रासायनिक दहन क्या होता है? जब ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में कोई भी वस्तु जलाई जाती है, तो वहाँ पे हीट और लाइट उत्पन्न होता है। जैसे लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, एलपीजी का जलना, ठीक है? इसी में आपने पढ़ा होगा, अभी बताते हैं। अच्छा, रेडियोधर्मी क्षयन क्या होता है? क्षय क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? कि यह स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है, ठीक है? क्या होता है इसमें? जो एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, अस्थिर परमाणु नाभिक, अस्थिर अस्थिर, हाँ, परमाणु नाभिक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, हाँ, वह विकिरण, वहाँ पे रेडिएशन होता है, रेडिएशन के कारण उत्सर्जन करके अधिक स्थिर नाभिक में बदल जाता है। तो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस का विकिरण के कारण या रेडिएशन के कारण उत्सर्जित होके अधिक स्थिर नाभिक में बदल जाना की प्रक्रिया को
रेडियोएक्टिव डीके बोलते हैं, ठीक है? तो रेडियोधर्मिता को नापने की इकाई बेक्रेल या क्यूरी का है, इसका एसआई मात्रक बेक्रेल है। इसका खोज हेनरी बेक्रेल ने किया था और इसमें 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। जो रेडिएशन होता है उसमें 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरण, ठीक है? तो इसी पे क्लास हम वाइंड अप करते हैं। इसका ये व्याख्या है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के हल्के नाभिक में हीलियम बनाते हैं। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है? मैंने बताया नाभिकीय विखंडन में जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बिखरता है, ठीक? उस समय बहुत अधिक ऊर्जा और प्रकाश का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, वहाँ पे भी अत्यधिक ऊर्जा और प्रकाश का निर्माण होता है। उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। केमिकल कंबशन क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब कोई चीज़ जलती है तो उसे केमिकल कंबशन बोलते हैं। आपने एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है? और पढ़ा होगा एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ऊर्ज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऊर्जा निकलती है? नहीं, ऊर्जा यूज़ होती है उसमें। क्या होती है? यूज़ होती है। यहाँ पे बाहर निकल रही है, आपको ऊर्जा मिलेगी, वहाँ पे ऊर्जा यूज़ होगा। इसमें एंडोथर्मिक में यूज़ होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? और रेडियोधर्मी चयन में क्या होता है कि जब कोई अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस है, तो रेडिएशन के कारण वो स्टेबल नाभिक में बदल जाता है, स्थिर स्थिर नाभिक में बदल जाता है, ओके? और जो ये रेडिएशन है, का खोज किसने किया? हेनरी बेक्रेल ने। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? बेक्रेल होता है। और मापने की इकाई को बेकेल या क्यूरी भी कहते हैं। और जो रेडिएशन होता है, इसमें अल्फा, बीटा एंड गामा किरणें निकलती हैं, ठीक है? इसी में क्लास हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे जिसमें 20-20 क्वेश्चन का नेशन होगा, ठीक है? 20 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे। और बहुत ही अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन, ये तो मेरा पहला क्लास था, ठीक? तो पहला क्लास में थोड़ा इधर-उधर होता रहता है, ठीक? क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा क्लास अच्छा लगा है, कंटिन्यू मैं करता रहूँगा, ठीक है? थैंक यू, आप अभी तक मेरे साथ हैं, तक देखे हैं लेक्चर्स को। हाँ, मैं देखा होगा लेक्चर्स तो आपके दिमाग में कुछ बहुत सारे जो डाउ कुछ जो डाउट्स रहे होंगे, वो क्लियर हो गए। और मैं जो भी अभी पढ़ाया हूँ, उसका पीडीएफ मैं भेज दूँगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है? और जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।